Good morning, all of you. Good morning, BSc first year medical and non-medical student, BSc B.Ed first year, BSc B.Ed second year, and BA B.Ed second year, and BSc final, BBA final और अपने BCom फाइनल, ऑल फाइनल जिनके पेपर ड्यू हैं, आपको ऑल द बेस्ट बच्चों। आपका 10 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है। 10 अक्टूबर कल ही है बच्चों, कल 7 AM पर आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं आज अपने, मैं आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं बच्चों, जिनकी क्लास है अभी 9 बजे। जिनकी क्लास है ये मैंने ये क्लास 9 बजे रखी है। मान लो कि बच्चा बीबीए फर्स्ट ईयर में है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, या बीए बीएड सेकंड ईयर वाले बच्चे जिनकी क्लास है वो तो क्लास में चले जाओ बच्चों, अगर आपकी क्लास है तो। बात करते हैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर, उसकी क्लास नहीं है तो वो सारे बच्चे यही रहो 9 बजे। और बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट, वो भी फ्री है 9 बजे, तो वो 9 बजे यहां पर क्लास अटेंड करें सारे बच्चे। ओके, मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं। आपको मंजू शर्मा मैम ने इकोलॉजी के टॉपिक समझाए थे प्रॉपरली, अब उस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उस पे बेस्ड मैं प्रश्न करवाने वाला हूं। बड़े आसान और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो अब करवाने वाला हूं। तो आपको ना एक तो 9 बजे जो अभी वीडियो मैं देने जा रहा हूं, जो वीडियो लेक्चर दे रहा हूं लाइव, आपको एक तो 9 बजे मिलेगा ये तो है ना, ये तो मिल ही रहा है आपको। एक आपकी क्लास होगी 5:05 PM पर, उसका लिंक मैं अभी अपलोड कर दूंगा। उस 5 PM पर भी 25 क्वेश्चन होंगे ऑफ इकोलॉजी के। अब भी आपको मैं इकोलॉजी के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं, इकोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। उस टाइम भी 25 क्वेश्चन होंगे इकोलॉजी से रिलेटेड, इकोलॉजी से संबंधित, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित। ठीक है, तो क्यों मैं इकोलॉजी पे जोर कर दे रहा हूं कि इकोलॉजी जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन काफी बनते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चन इकोलॉजी से बनते हैं, इसलिए मैं इकोलॉजी पे जोर दे रहा हूं। ओके, तो इकोलॉजी के बारे में करवाने जा रहा हूं मैं, और मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 5 बजे भी मैं इकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूं। बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने 100 क्वेश्चन का प्रॉमिस किया था, वो 100 क्वेश्चन आपको रात को 9 AM पर मिलेंगे। 9 AM पर मैं लाइव क्लास लूंगा। जिनका पेपर ड्यू है वो आपको 100 क्वेश्चन वहां सॉल्व करेंगे, फटाफट करवाऊंगा क्वेश्चन। 9 से लेकर के 10 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। जितने क्वेश्चन आपको मैं करवा चुका हूं उसके अलावा क्वेश्चन होंगे। ओके, वो सारे क्वेश्चन उसके अलावा होंगे। 9 बजे तक मेरी पूरी कोशिश है कि वो आपको क्लास दे दूं, नहीं तो 9:15 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 9:30 हो सकते हैं। अगर लिंक अपलोड होने में दिक्कत हुई तो 9 बजे बच्चे सिर्फ वही आए जो आ सकते हैं, जिनका पेपर है कल। बाकी बच्चों पर मेरा कोई प्रेशर नहीं है। तो आज का क्लास का शेड्यूल अपना क्या रहेगा, एक तो मैं क्लास ले ही रहा हूं सुबह 9 AM पर, वो होगी आपकी। सेकंड क्लास जो मैं लूंगा वो लूंगा आपकी 5 AM पर, 5 PM पर शाम को, वो उसका लिंक मैं अभी अपलोड करने वाला हूं। थर्ड जो नंबर क्लास है ना, थर्ड नंबर क्लास मैं रात को 9 PM पर लूंगा। इसमें जो बच्चा आना चाहता है वही आए, मैं लिंक सिर्फ और सिर्फ सेंड करने वाला हूं जिनका पेपर ड्यू है। बाकी अगर बच्चे डिमांड करेंगे तो मैं उनको भेज दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बच्चा इतना बर्डन में आए, क्योंकि जिनका पेपर है वही इस वीडियो को देखे जो रात को 9 बजे वाली वीडियो आएगी, क्योंकि ये वीडियो सेव रहेगी। वो जब मर्जी इस वीडियो लेक्चर को लगा सकता है, जब मर्जी इस वीडियो लेक्चर में आ सकता है। मेरी बात समझ में आई बच्चों? चले आगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को विद लॉजिक और विद फैक्ट के साथ बात करेंगे अपने। आज जो अपने इकोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इकोलॉजी का 9 AM पर भी क्लास हो रही है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। उसके बाद इवनिंग में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन जो होते हैं, जो आने लायक है पक्का, जिसमें आ सकते हैं, जिसमें बन सकते हैं, वो 25 क्वेश्चन मैं 5 बजे भी करवाऊंगा शाम को। उसके अलावा 100 क्वेश्चन मैं 9 AM पर दूंगा आपको। विच pyramid इज ऑलवेज स्ट्रेट? A ऑप्शन pyramid of biomass, B ऑप्शन pyramid of energy, C ऑप्शन pyramid of number, and D ऑप्शन all of above। मैंने आपको बताया था कि pyramid से 2 क्वेश्चन पक्का बनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? जैव भार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश, जल्दी बताओ बच्चों। कौन सा पिरामिड ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज स्ट्रेट यानी सीधा होता है? ऐसा आंसर दो बच्चों, शाबाश। जल्दी बताओ फटाफट, तो इसका आंसर मैं बता रहा हूं। हाँ, इसका आंसर होगा बच्चों बी,
ऑलवेज पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट, ऑलवेज अपराइट होता है, सीधा होता है। इसके फैक्ट जानते हैं बच्चों। ये देखो आपकी स्क्रीन पे एक पिरामिड शो हो रहा है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड किसका? ऊर्जा का पिरामिड। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे इसका पिरामिड जो है वो स्ट्रेट होता रहेगा, इसमें एक डिक्रीमेंट आता है। क्यों आएगा डिक्रीमेंट? क्योंकि आपको एक बात बता दूं कि यहां पर देखो 10,000 आपको लिखा होगा यहां पर कि प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर सबसे पहले फर्स्ट लेवल में कौन आते हैं? प्रोड्यूसर आते हैं। 10,000 कैलोरी, किलो कैलोरी इनके पास एनर्जी है। इन प्रोड्यूसर को जैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता ने जैसे ही ईटअप किया, खाया, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी, इस 10,000 किलो कैलोरी की 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हुई। 10% बनती है 1000 है ना। और 1000 से इसकी तरफ कितनी ट्रांसफर होगी? ओनली 10%, यानी 1000 का 10 कितना होता है? 100 किलो कैलोरी। और आपको जैसे ही ऊपर जाएंगे तो इसकी भी 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होगी, यानी 100 का 10 कितना होता है? 10 किलो कैलोरी। समझे बात को? जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही कंज्यूम कर सकता है, गेन कर सकता है, वो खर्च कर सकता है। समझे बच्चों बात को? मान लो कि ये वाला प्रोड्यूसर है और इनको ईटअप किया प्राइमरी कंज्यूमर ने, पी फॉर प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता, जिसको ईटअप किया, जो कि शाकाहारी होते हैं, जो कि हर्बीवोरस होते हैं। ये लेवल फर्स्ट है, ये लेवल सेकंड है। लेवल सेकंड में कौन आते होते हैं? हर्बीवोरस आते होते हैं। हर्बीवोरस यानी शाकाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधों को या प्लांट्स को ईटअप करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो ये प्रोड्यूसर है, इनको ईटअप किया तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ 10%, इसकी जितनी एनर्जी है इसके पास 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हुई। 10% को 1/10 भी बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते होते हैं, इसलिए 1/10 बोल रहा हूं। 1/10 और 10% एक ही बात होती है बच्चों, समझे बात को? तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिर आगे कितनी होगी? 10%, इसका 1000 का कितना होगा? 100 किलो कैलोरी। एंड आगे फिर 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी 10 किलो कैलोरी। इसको ये बात जो समझाई थी लिंडमान ने समझाई थी। किसने समझाई थी बच्चों? लिंडमान ने समझाई थी। लिंडमान का लॉ बोलते हैं जिसका 10% एनर्जी लॉ के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड 10% एनर्जी लॉ। और आपको यहां दिख रहा है कि आपको यहां पिरामिड जो मिल रहा है, पिरामिड का मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर जाने पर डिक्रीमेंट आ रहा है एनर्जी के लेवल पे, एनर्जी के गेनिंग लेवल पे, जो एनर्जी वास्तव में मिल रही है। इसलिए बोलते हैं कि आपको शाकाहारी होना चाहिए, आपको हर्बीवोरस होना चाहिए अगर आपको अच्छी एनर्जी गेन करनी है ना। अगर आप मांसाहारी हैं तो मांसाहारी जो होते हैं, कार्निवोरस होते हैं, आपको पता है वो यहां आते हैं, वो यहां इस लेवल में आते हैं। कौन? कार्निवोरस यानी मांसाहारी, वो यहां आते हैं, तो उनके पास एनर्जी ज्यादा नहीं पहुंच पाती। लिंडमान के अकॉर्डिंग, ये बात लिंडमान ने समझाई थी। इसको 10% एनर्जी लो भी कहा जाता है। और आपके सामने ये कैसा मिल रहा है? अपराइट मिल रहा है। तो अपने इसको फैक्ट को पढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। बच्चों इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ये ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ट्रॉफिक लेवल 4, ये सारे के सारे पोषक तत्व हैं, पोषक स्तर हैं कि इसको इसने ईटअप किया, इसको इसने ईटअप किया, इसको इसने ईटअप किया, है ना। तो इसको बोलते हैं पोषक स्तर। आपको मंजू मैम ने ये सारी बातें समझा चुकी हैं, है ना। तो सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट ईच स्टेप। कहते हैं कि कुछ एनर्जी का लॉस होता है। सो द एनर्जी सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज लेस देन एनर्जी प्रीवियस लेवल। हमेशा जो है वो नेक्स्ट लेवल तक जो एनर्जी जाती है वो बहुत कम जाती है, बहुत कम ट्रांसफर होती है। क्या होती है बच्चों? बहुत कम ट्रांसफर होती है ना। इज लेस देन एनर्जी प्रीवियस लेवल। हेंस पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता, कभी भी उल्टा नहीं होता। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, क्योंकि जब ऊर्जा विशेष रूप से, बच्चों ये बड़ा हिट क्वेश्चन है हर एग्जाम में। आज जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, बड़े हिट क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आते हैं। क्योंकि जब ऊर्जा विशेष रूप से ट्रॉफिक स्तर से अगले ट्रॉफिक स्तर तक बहती है तो प्रत्येक चरण में कुछ ऊर्जा हमेशा गर्मी के रूप में खो देती है, अपनी हीट उष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा निकल जाती है। बाद के ट्रॉफिक स्तरों में ऊर्जा हमेशा पिछले स्तर की ऊर्जा में कम होती है, इसलिए इसको ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। हमेशा सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो ऑलवेज सीधा होता है, अपराइट होता है। और इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कितनी एनर्जी ईच एंड एवरी लेवल पर, ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होती है, तो आप बोलोगे सर 10%, यानी 1/10। सर ये बात किसने बताई? लिंडमान नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये बात बताई। चलें आगे। ह्यूमन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आजकल बॉडी टेम्परेचर का बहुत खेल चल रहा है, तो बताओ बच्चों लगभग अप्रोक्सीमेटली बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस
92.2 डिग्री सेल्सियस, मर जाएंगे अपने इस टेम्परेचर पे तो। 72 डिग्री सेल्सियस, 36.8 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, शाबाश, इसका आंसर बताओ बच्चों। बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर CSC, बिल्कुल 36.8 लिखा हो, 36.9 लिखा हो या 37 डिग्री सेल्सियस लिखा हो, आपने इसको सही मानना है, तीनों ही सही हैं। आपको ये मिल सकता है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, अगर ह्यूमन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 36.9 डिग्री सेल्सियस मिलता है तो वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। नॉर्मल का मतलब ये होता है जहां आप प्रॉपरली आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आपके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, आपके अंदर उपापचयी क्रियाएं हैं। सर ये उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती क्या है, आप ये जो टर्म यूज कर रहे हैं इसका मतलब बच्चों सिंपल सी भाषा में आपके भोजन का पचना, आपके फूड का डाइजेशन होना, आपने जो ईटअप किया, आप जो सारा दिन चरते रहते हो वो कैसे आपकी बॉडी उसको एडजस्ट करती है, उसकी बॉडी कैसे उसको डाइजेस्ट करती है, वो सारी प्रोसेस जो होती है वो सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है। जिस दिन आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया मतलब आपको फीवर हो गया, अगर फीवर हो गया तो आपके बॉडी के ऑर्गन प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कि चपाती नहीं खानी चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, फूड नहीं खाना चाहिए, सिर्फ हल्का सा भोजन लेना चाहिए आपको, इसलिए वो डॉक्टर बोलते हैं। समझे बच्चों आपको? तो टेम्परेचर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बोलो। सी, शाबाश, मैक्सिमम बच्चे सी बोल रहे हैं। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98 फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट की टर्म में बोले, जो अपना टेम्परेचर जो चेक करते हैं ना, कि बोलते हैं मेरा तो 99 आया है, मेरा तो 100 आया है, मेरा तो 102 आया है, 103 आया है, 103 तो बहुत खतरनाक होता है। तो ये वो बात करते हैं, अपने जो डॉक्टर अपना टेम्परेचर चेक करते हैं वो बात करते हैं फ़ारेनहाइट की स्केल में, फ़ारेनहाइट की स्केल में। तो 98.6 इज नॉर्मल इन फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल में। दो स्केल होते हैं आपके पास, फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल। ओके, दिस नंबर ऑफ ओनली एन एवरेज योर बॉडी टेम्परेचर मे बी स्लाइटली हायर एंड लोअर हो सकता है। फॉर्मूला टू कन्वर्टेड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, अगर आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, एक फॉर्मूला भी होता है, द मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज्ड बाय टेम्परेचर कन्वर्टेड टू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इज शोन बिलो। अगर आपको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना हो तो हमें आना चाहिए, हम एक भारत के नागरिक है, सिटीजन है, हमें ये बातें पता होनी चाहिए। तो नो हाउ द ऑनलाइन कन्वर्जन इज डन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ये कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। 22 डिग्री सेल्सियस होता है 71.6 फ़ारेनहाइट के। कैसे? तो फॉर्मूला पुटअप करते हैं। फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, डिग्री सेल्सियस जितना भी दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। एक मिनट रुको बच्चों, इसको आपने क्या करना है, डिग्री सेल्सियस यहां लगाओ, डिग्री सेल्सियस को 2 से करो मल्टीप्लाई और प्लस कर दो 30। मान लो अगर अपने बात करें 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल में, अगर मैं यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस को प्लेस करूं तो 10 इंटू 2 जा 20 और 30 कितना हो गया, 50 फ़ारेनहाइट। अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो वो 50 फ़ारेनहाइट होगा, अगर वो 10 डिग्री सेल्सियस है तो वो 50 फ़ारेनहाइट होगा। अगर इसको फॉर्मूले में पुटअप करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है वो आप देख लेना बच्चों। चलें आगे, आप ये फॉर्मूला पुटअप करके देखना 36.8, अगर नहीं आता तो मुझे बताना, ठीक है, फिर मैं आपको इसको फॉर्मूला इलैबोरेट करूंगा। चलते हैं आगे। द वर्ड इकोलॉजी वाज कॉइन्ड बाय ए ऑप्शन अर्नेस्ट हैकेल, बी ऑप्शन रामदेव मिश्रा यानी मिश्रा, सी ऑप्शन ऑडम टेंसले। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, मंजू मैडम ने आपको ये टॉपिक करवाया, जल्दी बताओ फटाफट। ए ऑप्शन अर्नेस्ट हैकेल, बी ऑप्शन मिश्रा, सी ऑप्शन ऑडम, डी ऑप्शन टेंसले। शाबाश, जल्दी बताओ इसको बच्चों, क्या इसका आंसर होगा, बिल्कुल जल्दी बताओ, बिल्कुल शाबाश, इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं अर्नेस्ट हैकेल। आंसर ए, अर्नेस्ट हैकेल ने ही कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी, इकोलॉजी टर्म को कॉइन्ड किया, इकोलॉजी टर्म को इजाद किया। इकोलॉजी पद यानी पारिस्थितिकी पद किसने दिया, इन अर्नेस्ट हैकेल ने। तो इसका आंसर ए टिक कर लो बच्चों, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल इज द इकोलॉजी, इकोलॉजी याद कर लो बच्चों, ऐसी बहुत सारी टर्म्स आएंगी, अब कंफ्यूज मत होना। एजी टेंसले ने क्या दिया, क्वेश्चन आता है कि एजी टेंसले ने कौन सी टर्म दी, ये भी याद कर लो, बड़े हिट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का पढ़ते हैं कि इको सिस्टम वाली टर्म किसने दी, एजी टेंसले ने दी। इको सिस्टम वाली टर्म एजी टेंसले। और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, भारतीय पारिस्थितिकी का पिता महा किसे कहा जाता है, रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। हैकेल ऑल्सो इन्वेंटेड मैनी वर्ड्स कॉमनली यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट टुडे
फाइलम वर्ड इसने बनाया, फाइलोजेनी वर्ड इसने बनाया और इकोलॉजी वर्ड इसने बनाया। तो फाइलम, फाइलोजेनी एंड इकोलॉजी, ये याद कर लो बच्चों। ओके, फाइलम, फाइलोजेनी। अर्नेस्ट हैकेल ने कई शब्दों का आविष्कार भी किया जो आमतौर पर जीव विज्ञानी द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। फाइलम, फाइलोगेनी या फाइलोजेनी, पारिस्थितिकी, ये 3 वर्ड इसने दिए। ओके, एक पारिस्थितिकी तंत्र, द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम इज सर्वाधिक स्थायी परितंत्र कौन सा है? ओशियन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड डेजर्ट इकोसिस्टम एंड माउंटेन। सर इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम जो हमें बताता है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बायोटिक का मतलब होता है जीवित, और नॉन बायोटिक का मतलब होता है निर्जीव, यानी नॉन लिविंग के बीच के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसको बोलते हैं अपने इकोसिस्टम। तो सबसे स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्थायी परितंत्र कौन सा होता है बच्चों? ओशियन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन। माउंटेन तो पहाड़ तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, डेजर्ट भी खत्म होते रहते हैं, बनते रहते हैं, फॉरेस्ट को आग लगी तो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम सर्वनाश हो गया, इकोसिस्टम खत्म हो गया, तो बचा कौन? ओशियन कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ओशियन बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। अगर कंपैरिजन करूं फॉरेस्ट, डेजर्ट और माउंटेन, महासागर जो है वन की तुलना में, रेगिस्तान की तुलना में, पर्वत की तुलना में लंबे टाइम तक चलेगा, तो महासागर एक प्रकार का स्थायी परितंत्र इज अ स्टेबल इकोसिस्टम है। द आंसर इज द ए, स्टेबिलिटी एंड इकोसिस्टम डिटरमाइंड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। फंक्शन एंड इकोसिस्टम इंक्लूड फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाई, व्हाट इज रीजन। The most stable ecosystem is ocean stable because stable saline nature and dissolve oxygen and light temperature। मतलब हमें जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसकी? एक्वाटिक एनिमल्स की, जलीय जीवों की, वो सारी अवेलेबल हो रही हैं। यहां पर ऑक्सीजन भी डिजोल्व मिल रही है, सलाइन नेचर मिल रहा है, टेम्परेचर अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल है, तो उनको और क्या चाहिए? तो वो सारी चीजें अवेलेबल है। एक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता, संरचनात्मकता कार्यात्मक रूप से निर्धारित की जाती है कि वो संरचनात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से, फंक्शनली, स्ट्रक्चरली प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक अब मान लो फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के बारे में ये बात नहीं बोल सकते, फॉरेस्ट में आग लगी तो खत्म हो गया वो इकोसिस्टम, क्या बचा उसमें? अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने कभी देखा हो कि वो अफ्रीका में जितने भी जंगल्स है, यहां आग लगती रहती है ना, फायरिंग होती रहती है। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना जैविक और अजैविक घटक शामिल होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कार्य में ऊर्जा का प्रवाह, खनिजों का चक्र शामिल होता है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागर होता है बच्चों। इसका यह स्थिर खारा प्रकृति, भंग ऑक्सीजन यानी घुली ऑक्सीजन, भंग ऑक्सीजन मतलब होता है घुली हुई ऑक्सीजन, प्रकाश व तापमान के कारण ऐसा होता है। चलिए बच्चों आगे आंसर हो गया। फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, बहुत शानदार क्वेश्चन आया आपके सामने, बहुत बड़ा मस्त क्वेश्चन आया आपके सामने। द फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी। और बच्चों एक बात और बता दूं, इकोसिस्टम इकोलॉजी को मॉडर्न इकोलॉजी के नाम से बनाते हैं। द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी इसमें आंसर होगा। अगर मैं बोलूं फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी या बोलूं मैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, बात एक ही है बच्चों। परितंत्र पारिस्थितिकी के जनक या आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है? आंसर एक ही बनेगा, जल्दी बताओ। ओटी ओडम, एचटी ओडम, ईपी ओडम, हैकल, जल्दी बताओ, शाबाश। नहीं बच्चों, इसका आंसर डी गलत है, जो बच्चे डी बोल रहे हैं रॉन्ग आंसर। इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूं, इसका आंसर है यूजीन पॉल ओडम, ईपी ओडम। यूजीन पॉल ओडम is the father of ecosystem ecology, is the father of पारिस्थितिकी तंत्र, is the father of modern ecology। आधुनिक पारिस्थितिकी के पितामह के नाम से जाना जाता है, यानी परितंत्र पारिस्थितिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। तो याद कर लो इसको, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। फादर इकोसिस्टम इकोलॉजी यूजीन पॉल ओडम, यूजीन पॉल बोल दे, यूजीन प्लीजेंट ओडम, यूजीन पी ओडम वाइडली कंसीडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के रूप में भी जाना जाता है बच्चों। तो ये फादर ऑफ FATHER, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, यानी आधुनिकी पारिस्थितिकी तंत्र के भी जनक बोला जाता है। आधुनिक पारिस्थितिकी ओनली, मॉडर्न इकोलॉजी। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इकोलॉजिकल पिरामिड नंबर इज ब्रॉड इन सेंटर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं देखता हूं कौन कौन बच्चे देते हैं। ए ऑप्शन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, बी ऑप्शन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, सी ऑप्शन पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम। संख्या का पारिस्थितिकी पिरामिड मध्य से चौड़ा कौन से पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास पारिस्थितिकी तंत्र, तालाब या नदी? जल्दी बताओ, वन, घास, तालाब, नदी, जल्दी बताओ फटाफट।
कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है ऐसा, अगर हम बात करें नंबर्स के बारे में, पिरामिड ऑफ नंबर्स, ये मास की बात, पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा चौड़ा कौन होता है बीच में से, कौन सा वाइड होता है? अगर बात करें तो मैं फैक्ट वाइज बात करने जा रहा हूं बच्चों, इसका आंसर बताने जा रहा हूं आपको। तो यहां देखो आप, इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, आपको बताने जा रहा हूं प्रॉपरली, इसका आंसर देखते जाओ आप। ये देखो, ये प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर है ये वाले, प्रोड्यूसर मतलब यहां पर ट्रीज हैं, और ट्रीज को खाने वाले लोग कौन है? यहां पर हो गया एलिफेंट, यहां पर हो गए ये बर्ड्स हो गए, ये हिरन हो गए, और इनको ईटअप करने वाले कौन है? ये फॉक्स होगी, लोमड़ी होगी, और ये रेप्टाइल्स हो गए यानी सांप, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं बड़े बड़े, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर जिसको बोलते हैं कार्निवोरस, ये हर्बीवोरस है। अब यहां पर क्या हुआ, हर्बीवोरस का जो वेट है ना, नंबर और वेट जो है ना वो ज्यादा हो गया, वो वेट ज्यादा होने के कारण तो इनका जो ये वाला एरिया जो फ्लैट हो गया, मतलब ये कैसा हो गया, ये वाइड हो गया ये। तो जैसे जैसे ये बीच में थोड़ा सा वाइड हो गया और ऊपर से थोड़ा सा ये क्या हो गया, नैरो हो गया, फिर ये और नैरो हो गया। ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि कार्निवोरस है। टर्शियरी कंज्यूमर जैसे ये लोयन वगैरह इनको खा जाते हैं। ये एक्चुअली में एक चैन बन गई, फूड चैन। जैसे ट्रीज को ईटअप किया हाथी ने, बर्ड्स ने, ये हिरन ने यानी डियर ने, इसको डियर बोलते हैं यानी मृग बोलते हैं, है ना, इसने इसको ईटअप किया, इनको खा लिया, इसको फॉक्स ने, रेप्टाइल्स ये अकेला सांप नहीं है, रेप्टाइल्स में बहुत बड़े बड़े आते हैं, मगरमच्छ वगैरह सारे आ जाते हैं, तो रेप्टाइल्स ने इनको ईटअप कर लिया। ओके, फिर इनको किसने ईटअप कर लिया, लॉयन ने ईटअप कर लिया। तो एक तरीके से फूड चैन बन गई है ना, ये बन गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक बन गए, पोषक स्तर बन गए। और ये जो बीच में देखो ये फ्लैट हो गया। ये ऐसा इकोसिस्टम आपको कहां मिलता है? ऐसा इकोसिस्टम सिर्फ आपको मिलता है फॉरेस्ट के अंदर मिलता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ओके, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो कौन सा होगा? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। चलते हैं बच्चों आगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फ्लैट होता है, ये क्या मिलता है अपने को? फ्लैट मिलता है, फ्लैट, इसको बोलते हैं फ्लैट, वो बोलते हैं मतलब ये जो पिरामिड नहीं है, ये फ्लैट वो है, इसकी जो स्ट्रक्चर फ्लैट है, यानी ये वाइडली मिलता है अपने, क्या मिलता है? वाइडली मिलता है। चलते हैं बच्चों आगे, क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या आ रहा है जल्दी बताओ फटाफट। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। मैंने अभी बताया कि लिविंग, ये देखो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी बायोटिक एंड एबायोटिक के बीच में जो रिलेशन को एक्सप्लेन करती है, इट इज नोन एज, पर्टिकुलर एरिया की बात नहीं कर रहा, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, फाइटोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी एंड इथोलॉजी, जीवों तथा पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ए पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक तंत्र, पादप भूगोल, आचार विज्ञान। जल्दी बताओ फटाफट, शाबाश बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल बच्चे बोल रहे हैं इसका आंसर ए इकोलॉजी। शाबाश बच्चों, इकोलॉजी होगा इसका आंसर। इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ दैट स्टडीज द बायोटा, लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरमेंट, लिविंग और नॉन लिविंग की इंटरेक्शन की स्टडी करता है। इट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड आइकोस, आइकोस का मतलब होता है हाई, ओइकोस का मतलब होता है, ओइकोस का मतलब हाउस एंड लोगोस का मतलब स्टडी, जहां पर अपने हाउस की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इकोलॉजी। पारिस्थितिकी वह विज्ञान जो बायोटा जीवित जीवों का अध्ययन करता है, पर्यावरण के साथ उनकी परस्पर क्रिया का अध्ययन करता है। ग्रीक ओइकोस से मिलकर बना है। लोगों यानी घर और लोगों का अध्ययन यानी घर का अध्ययन, घर का लोगों मतलब होता है अध्ययन। ओके, all the plants, animals, a particular area considered together with their surrounding। अगर हम पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं बच्चों। इकोसिस्टम और इकोलॉजी में डिफरेंस है, अगर ये डेफिनेशन दोनों आ जाए तो आपको समझना है। क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले परिवेश से संबंधित, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया वर्णित कर दिया कि एक पर्टिकुलर एरिया में बायोटिक और एबायोटिक के बीच में रिलेशन, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक पर्टिकुलर एरिया जैसे गंगानगर है, गंगानगर के आप एरिया में जाकर के लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशन की स्टडी कर रहे हैं। जैसे मैं बाहर खड़ा हूं, मेरे पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं और टेम्परेचर क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका, मेरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर का। तो इट इज ए रिलेशन। कहां स्टडी कर रहा हूं मैं? अपने घर पे स्टडी कर रहा हूं। तो एक पर्टिकुलर एरिया, द इकोसिस्टम, इट इज नॉन एन इकोसिस्टम। बोलते नहीं इकोसिस्टम बड़ा खराब हो गया यहाँ का, मतलब इकोसिस्टम मतलब ये है कि संबंध बिगड़ गए बच्चों, रिलेशन बिगड़ गए। किनके बीच में? बायोटिक और एबायोटिक के बीच में रिलेशन बिगड़ चुके हैं, तब जाकर के बोलते हैं इकोसिस्टम खराब है। यहाँ का इकोसिस्टम बड़ा खराब है भाई। आप चल जाओ, आप शिमला चल जाओ,
आप चल जाओ उत्तराखंड चल जाओ, वहां को पोल्यूशन नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा क्योंकि वहां गाड़ियां इतनी चलती नहीं है, वहां का एरिया ऐसा है, तो वहां पर का इकोसिस्टम बड़ा शानदार इकोसिस्टम है, तभी तो अपने वादियों में घूमने जाते हैं क्योंकि इकोसिस्टम बड़ा अच्छा मिलता है अपने को। इकोसिस्टम का मतलब क्या है? द बेस्ट रिलेशन बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इज कॉल्ड, जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड हो, फूड साइकिल, कॉम्प्लेक्स फूड चेन, पिरामिड ऑफ एनर्जी, फूड वेब, जल्दी बताओ, परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं के समूह को कहा जाता है भोजन चक्कर, जटिल खाद्य श्रृंखला, ऊर्जा का पिरामिड, खाद्य जाल। जल्दी बोलो फटाफट इसका आंसर। शाबाश बच्चों, बच्चे इसका आंसर बोल रहे हैं सर, इसका आंसर होगा डी, बिल्कुल राइट आंसर, डी आंसर सही है, इसका टिक कर लो। फूड वेब। अब फूड चेन क्या होती है, फटाफट इसकी डेफिनेशन सुन लो। इट इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, जब एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं, खाते हैं, ईटअप करते हैं दूसरे वाले, समझ आइए बच्चों बात, एक फूड चेन बन जाती है। एक को ईटअप किया, जैसे मान लो प्लांट्स को ईटअप किया ग्रास होपर ने, जिसको बोलते हैं टिड्डा बोलते हैं, ग्रास होपर को ईटअप किसने किया? नेक्स्ट वाले किसी पर्सन ने, नेक्स्ट वाले किसी जीव ने, एनिमल ने, समझे बच्चों बात को। तो एक क्या बन गई, तो इट इज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर, एक दूसरे को खाते जाते हैं, एक दूसरे को ईटअप करते जाते हैं, टू ईट और बिगन ईटन, है ना। ए चैन ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, एक ऐसी चैन बन जाती है, एक ऐसी श्रृंखला बन जाती है जिसमें एनर्जी का दूसरी श्रृंखला में ट्रांसफर होता है, एक समूह से दूसरे समूह में ट्रांसफर होता है ना, फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टेप्स कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल, जो ये सीरीज बनती है, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड, इसको बोलते हैं पोषक स्तर 1, पोषक स्तर 2, पोषक स्तर 3, ऐसे। इट इज कॉल्ड ए फूड चैन, इसी को फूड चैन के नाम से जाना जाता है। ये देखो प्लांट्स ने एनर्जी कहां से ली? सनलाइट से ली, है ना। ये देखो प्लांट्स को ईटअप किसने किया? डियर ने किया, यानी उसने हिरण ने किया, और हिरण को ईटअप किसने किया? टाइगर ने, यानी बाघ ने किया, बाघ ने इसको खा लिया। तो एक तरीके की यहां से एनर्जी ट्रांसफर यहां हुई इस लेवल तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसको बोलते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल, इसको बोलते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट में कौन आ गए? प्रोड्यूसर आ गए। सेकंड में कौन आ गए? सारे के सारे कौन आ गए? हर्बीवोरस, शाकाहारी। क्वेश्चन आता होता है एग्जाम में कि शाकाहारी कौन से लेवल में आते हैं? सेकंड लेवल में। और थर्ड लेवल पे कौन आ गए? कार्निवोरस, यानी मांसाहारी। ओके, तो यहां से एनर्जी ट्रांसफर यहां से एनर्जी ट्रांसफर यहां से एनर्जी ट्रांसफर, इसको बोलते हैं पोषक स्तर फर्स्ट, पोषक स्तर सेकंड, पोषक स्तर थर्ड। ओके, तो ये इसको बोलते हैं फूड चैन। एक फूड चैन बन गई, एक क्या बन गई? एक भोजन की श्रृंखला बन गई। प्लांट्स को ईटअप किया डियर ने, डियर को ईटअप किया टाइगर ने। ओके, ये देखो यहां पर ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया फ्रोक को खाया स्नेक ने। तो एक तरीके की फूड चैन बन गई। इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। ग्रास पे एक प्रोड्यूसर है, अपना खाना खुद बनाती है। ग्रास जो होती है अपना खाना खुद बनाती है। प्लांट्स जो होते हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। जो अपना खाना खुद बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। सर इसमें ऐसी क्या क्वालिटी होती है कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं? ऐसा क्या बात है सर, ये अपना खाना खुद बनाते हैं? बच्चे कैसे सोच रहे होंगे? बच्चों, खाना हम खुद बनाते हैं, लेकिन हमें वो अवेलेबल कहां से होता है? प्लांट से होता है। लेकिन जो है ना प्लांट्स बेचारे ये खाना खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्वालिटी होती है खाने को प्रोड्यूस करने की। अपने अंदर क्वालिटी नहीं है, अपने अंदर वो क्या नहीं है, ऐसा कंडीशन अपने अंदर क्या नहीं है? अपने अंदर एक क्लोरोफिल नहीं है, जो कि क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? वो प्लांट्स के अंदर होता है। बड़ी शानदार क्वालिटी है। काश अपने अंदर होती तो अपने को खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सर मैं अभी धूप में जाके आ रहा हूं या जाके आ रही हूं, फटाफट एनर्जी को गेन करूं, क्योंकि मेरे बाल जो है, मेरे बालों में, हेयर में क्लोरोफिल पाया जा रहा है। कितनी शानदार बात होती है। अगर आपको पता है कि प्लांट्स का ग्रीन कलर जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण ही ये सनलाइट की एनर्जी को फिक्स करने का काम करते हैं, सनलाइट की एनर्जी को अपने अंदर समाहित करने का काम करते हैं, और उसी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है कनक के अंदर, गेहूं के अंदर, वीट के अंदर, जो भी आप चपाती खाते हो, वेजिटेबल खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, उनके अंदर स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने की क्वालिटी होती है इनके अंदर, और जिसको अपने ईटअप करते हैं और अपने अंदर वो एनर्जी चली जाती है। देखो ये एनर्जी आई कहां से? सनलाइट से आई। तो सूर्य तो भगवान ऐसे नहीं बोला जाता, किसी को भगवान बोलना बहुत बड़ी बात होती है। तो सारी एनर्जी सनलाइट से मिलती है अपने को। तो बच्चे समझे? तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, इसको बोलते हैं प्राइमरी यानी प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये उपभोग कर रहे हैं ग्रासहोपर। ये सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टर्शरी कंज्यूमर। ये होते हैं हर्बीवोरस, ये होते हैं कार्निवोरस, ये होते हैं कार्निवोरस। ओके, चले आगे। तो फूड वेब, ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चेन्स इज कॉल्ड। समझे बात को? ये देखो यहां पर ये प्लांट को ये खा रहा है,
इस प्लांट को ग्रास ऊपर खा रहा है, ग्रास ऊपर को मेंढक खा रहा है, इस ग्रास ऊपर को ये रैट भी खा रहा है, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होगी चैन बहुत सारी, है ना, मतलब ये आपस में इंटरकनेक्टेड होगी फूड चैन, बहुत सारी फूड चैन। बच्चों फूड चैन तो बहुत सारी बनती है, जब आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाए, एक दूसरे को खाने लग जाएंगे, तो ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ फूड चैन इज कॉल्ड फूड वेब। ये हमारा आंसर था, ये हमने टिक कर दिया। बाकी मंजू में आपको समझा चुके हैं, मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा। तो आपको एक डेफिनेशन बता देता हूं फूड वेब की। एक फूड चैन की देख लो पहले, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज द वन वे प्रोसेस, द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू विच द एनर्जी फ्लो इज नोन एज फूड चैन। ये देखो एक सीक्वेंस बन गई, है ना, एक श्रृंखला बन गई। ये देखो, इसको सनलाइट की एनर्जी ली प्लांट्स ने, प्लांट्स को खाया ग्रास ऊपर ने, टिड्डे ने, और इसको मेंढक ने खाया, फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को किसने खाया, बाज खा गया। तो ये एक चैन बन गई, है ना। यहां पर भी एक चैन बन रही है। ये देखो, इसको खाया किसने, रैट ने खाया, रैट को खाया, स्नेक खा गया। अब रैट को यहां पर ये भी खा सकता है, बाज भी, ये देखो ईगल भी खा सकता है। और यहां पर ये देखो, इसको खाया प्लांट्स ने, किसको, रैबिट ने, रैबिट को किसने खाया, बाज ने। तो ये आपस में क्या बन गई, फूड चैन बन गई। ये देखो एक फूड चैन ये बन रही है, एक फूड चैन ये बन रही है, और इनको फूड चैन आपस में इंटरकनेक्टेड होगी। इसको बाज खा गया, इसको भी बाज खा गया, और इस रैबिट को ये स्नेक भी खा गया। तो सारी फूड चैन आपस में इंटरकनेक्टेड होगी। इंटरकनेक्टेड होने से एक वेब बनता है, एक जाल बनता है, एक नेटवर्क बनता है। इट इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ ए फूड चैन, यानी खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। खाद्य श्रृंखलाओं का जाल ही क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। वही है जिसमें सारे ट्रॉफिक आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं अपने फूड वेब, फूड चैन। कंप्लीट टॉपिक हुआ। Who is the considered as a father of ecology in India? जल्दी बताओ फटाफट। पी महेश्वरी, रामदेव मिश्रा, एस स्वामीनाथन, एस एल मेहता। भारत में पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाना जाता है पी महेश्वरी, रामदेव मिश्रा, एस स्वामीनाथन, एस एल मेहता। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट इसका आंसर दो बच्चों, शाबाश। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी, शाबाश शाबाश बच्चों। इसका आंसर बच्चे दे रहे हैं रामदेव मिश्रा, बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। बच्चों आपसे एक मेरा क्वेश्चन ये है कि एमएस स्वामीनाथन का किससे संबंध है, एमएस स्वामीनाथन, इसका रिलेशन किससे है, जल्दी बताओ। बिल्कुल, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से इसका संबंध है। हरित क्रांति का पितामह, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन, शाबाश। आंसर इज बी, द इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ये मैं समझा चुका हूं। रामदेव मिश्रा को ही फादर ऑफ इकोलॉजी के रूप में जाना जाता है, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीय संदर्भ में समकालीनों के बीच काफी योगदान दिया, काफी कंट्रीब्यूशन दिया इन्होंने। तो रामदेव मिश्रा का आंसर हुआ। द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 5 जून, 4 अक्टूबर, 21 मार्च, 29 दिसंबर। विश्व वानिकी दिवस। बच्चों एक क्वेश्चन पक्का बनेगा डेज पे, मैंने डेज करवा दिए इंपॉर्टेंट, बाकी और करवा दूंगा आज शाम तक, देखते हैं। बच्चों आपको एक बार बता दूं कि आपको 5 बजे तो वीडियो मिलनी है, 9 बजे वीडियो मिलनी है, और इसके बीच में आपको एक वीडियो और मिल सकती है, वो आप थोड़ा सा अवेयर रहना बच्चों, ठीक है। 5 से 9 के बीच में जिनका पेपर ड्यू है उनके लिए बात कर रहा हूं मैं। बाकी जो ये वीडियो है सारे सेव रहेंगे, जो बच्चे रह जाएंगे वो वीडियो लेक्चर बाद में लगा लेंगे, उनको मैं बाद में सेंड कर दूंगा। जो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, बीबीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, वो चिंता ना करें, अपने तो टाइम ही टाइम पड़ा बच्चों, अपने तो पूरा पढ़ना है, टिका के पूरा साल पढ़ना है अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पेपर तो अगले साल होंगे। जो बेचारे पेपर जिनके कल हैं उनको तो पेपर देना है अपने। तो बच्चों एक और काम करना, इनके लिए प्रेज करना, इनके लिए प्रे करना कि इनका पेपर क्लियर हो जाए और इनको दिक्कत ना आए, इनकी डिग्री ना रुके और इनका पेपर क्लियर हो जाए। बच्चों आप विश करना, और आप सारे मिलकर अपने विश करेंगे तो इनका पेपर पक्का टूटेगा। और ये विश करना जो सबने करवाया वो सारा आ जाए डिटो। अगर आ गया तो भाई बहुत अच्छी बात होगी, डिटो ना आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा क्वालिफाई जितना काम हो जाए हमारा। ओके, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। 5 जून, 4 अक्टूबर, 21 मार्च, 29 दिसंबर। जल्दी बताओ इसका आंसर। आंसर इज सी, 21 मार्च। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। ये वन दिवस मनाने के लिए 2012 में यह निर्णय लिया गया। समारोह में शामिल संगठन राष्ट्र फॉर्म फॉरेस्ट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, FAO ने इसका निर्णय लिया। FAO की फुल फॉर्म पूछ सकता है बच्चों वो, FAO, तो इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है, द यूनाइटेड नेशन फॉर्म फॉरेस्ट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, FAO की फुल फॉर्म बनती है। द वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेटेड इन 21 मार्च, 21 मार्च डिक्लेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन। तो कौन डिक्लेयर किया, वर्ल्ड लेवल पे जो भी डे बनते हैं उसको यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर करता है। द डिसीजन हैड बीन
2012 celebrate the date as World Forest Day. The organization involved the celebrated are United Nations. इसकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस को बोलते हैं FAO, इसकी फुल फॉर्म है फॉरेस्ट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेस्ट एंड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में भी यही, इंग्लिश में भी ये यूनाइटेड नेशन की एक फॉर्म है। ओके बच्चों, टॉपिक कंप्लीट हुआ, मिलते हैं फिर कल। शाबाश बच्चों, कल नहीं सॉरी शाम को मिलते हैं। आपको 5 बजे मिलना है, सभी बच्चों को 5 PM पर आना है, क्योंकि 5 PM पे सारे फ्री होते हैं। तो उसमें भी मैं 25 क्वेश्चन इकोलॉजी के मोस्ट करवाने वाला हूं, वो आपने करने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि साथ में कुछ पॉल्यूशन के क्वेश्चन भी जोड़ दूं। बच्चों पॉल्यूशन वाले टॉपिक मैं पहले करवा चुका हूं, जो बच्चे BSc फाइनल वाले हैं, जो बच्चे BCA फाइनल वाले हैं, जो बच्चे BCom फाइनल वाले हैं, जो बच्चे BBA फाइनल वाले हैं, अगर उनको करना है तो मुझे बोल देना, क्योंकि मैं पॉल्यूशन टॉपिक करवा चुका हूं। जो बच्चे नए हैं, नए वाले बच्चे कौन, फर्स्ट ईयर, ऑल फर्स्ट ईयर को ये टॉपिक करवाना है मैंने, पॉल्यूशन वाला, ये मैं करवा दूंगा आगे, ठीक है ना। पॉल्यूशन वाला और ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला टॉपिक में करवा चुका हूं। ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन पक्का बनेंगे और पॉल्यूशन के क्वेश्चन पक्का बनेंगे, ये मैं सारे करवा चुका हूं टॉपिक, पहले बहुत पहले करवा चुका हूं, बच्चों को पता है जो बच्चे क्लास लगा रहे हैं। तो आज आपको 5 बजे इकोलॉजी के क्वेश्चन मिलेंगे, 9 PM पर आपको कौन से मिलेंगे, 9 बजे आपको कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों 100 क्वेश्चन को तैयार करने में मुझे बहुत जोर आ रहा है, मुझे बहुत टाइम लग रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है 9 से 9:30 हो सकते हैं, 9:30 से 9:45 हो सकते हैं, लेकिन 10 बजे तक मैं ये सारा क्लियर कर दूंगा कंसेप्ट। आपने क्लास लगानी है, क्योंकि कल को आपका पेपर है 7 AM पे, तो 7 AM पे आपने पेपर देना है, उससे पहले ये वीडियो आ जाएगी 100 क्वेश्चंस की। 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, पक्का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ओवरऑल मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए बच्चों, तो आपका हो जाएगा पेपर क्लियर, मुझे लगता है, पक्का प्रॉमिस है। और 5 PM पर सारे बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। इसमें मैं 25 क्वेश्चन इकोलॉजी करवाऊंगा, हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चन पॉल्यूशन के, हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्वेश्चन ऐड कर लूं इसके अंदर, लेकिन 25 क्वेश्चन आपको लगाने आने ही आना है बच्चों। बाय बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं फिर, बाय बच्चों। ओके, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का आपकी। अब मैं क्लास को ऑफ करता हूं, बच्चे क्लास लगाने भी जा रहे होंगे, फिर अपने मिलते हैं बच्चों बाद में। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, मुझे आप मैसेज कर दो, कोई भी दिक्कत लगे, आपने तैयार बैठे हैं बच्चों। बाय बच्चों, थैंक यू।